Hello friends, my dear student. Welcome to Pragya Smart Classes. I am Shivanshu Kamal Namdeo, your biology faculty, and today we are discussing about the one of the most important topic. हम बात करने जा रहे हैं परागण के बारे में, जिसके कुछ हिस्से की बात हम अपनी पुरानी क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पर परागण के बारे में, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। जैसा कि हम जान चुके हैं परागण क्या होता है, एक पुष्प से या एक पुष्प के नर जनन अंग से या पराग कोश से पराग कणों का मादा जनन अंग अर्थात वर्तिकाग्र की तरफ स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। क्या कह सकते हैं हम इसे? एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो अलग अलग तरह से परागण होता है, ये निर्भर करता है कि परागण किस तरह से हो रहा है। मतलब एक पुष्प के अंदर ही परागण हो रहा है, एक पौधे के अलग अलग पुष्पों के बीच में परागण हो रहा है, या दोनों अलग अलग पौधे हैं और उनके बीच में परागण हो रहा है। तो ऐसा परागण जो दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में होता है वह परपरागण कहलाता है। एक पौधे के नर जनन अंग अर्थात या नर जनन भाग जो है, जिसे हम पराग कोश कहते हैं, वहां से परागकण चलेंगे और पहुंचेंगे दूसरे पौधे के पुष्प पर जो मादा जनन अंग है, जिसे हम वर्तिकाग्र, उसका जो सबसे अग्रिम भाग होता है उसे कहते हैं। तो उस वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचते हैं। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि आपको एक जगह से दूसरी जगह परागकण ले जाने बहुत दूर है, थोड़ा मतलब डिफरेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है अगर हम बात करें स्वपरागण के संदर्भ से। ठीक है, तो स्वपरागण में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों जो पौधे हैं वो बिल्कुल अलग अलग जगह पर हैं। तो इसके लिए अलग अलग कारकों की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम थोड़ी बात कर चुके हैं। दो तरह के कारक होते हैं, एक होते हैं जैविक कारक मतलब बायोटिक फैक्टर, जिनमें जान है। इनमें सारे के सारे जीव आएंगे, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो चमगादड़ हो, या चाहे वो स्नेल हो, छोटे छोटे कीट, तितलियां, मॉथ, बटरफ्लाई, ये सारी चीजें आएंगी, हनी बी। तो ये सारे आ जाते हैं लिविंग फैक्टर्स में। और इसके बाद अजैविक कारक जो हम अपने आसपास एनवायरनमेंट का पार्ट देखते हैं, जो कि वातावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, तो वो अजैविक कारक हैं वायु और एक है जल। तो बहुत सारे जो ऐसे प्लांट हैं उनमें वायु द्वारा भी पर परागण होता है, और कुछ ऐसे प्लांट हैं या ऐसे पौधे हैं जो जल में उगते हैं या जल में विकसित होते हैं। तो वहां पर परागकण कैसे जाएंगे, क्योंकि अब वहां हवा तो जा नहीं सकती क्योंकि जो पौधे हैं वो जल के नीचे हैं। तो वहां पर परागकण कैसे स्थानांतरित होते हैं? वहां पर परागकण जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो हम इन्हीं सभी प्रकारों की बात करेंगे आज। सबसे पहला जो है वायु परागण, जिसे हम कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली दो वर्ड से मिलकर बना है, एनिमोज एंड फिलस। ठीक है, तो एनिमोज का मतलब होता है वायु और ये फिली का मतलब है कि यहां पर परागण को वो इंडिकेट कर रहा है। तो वायु परागण। उदाहरण की बात करें अगर, तो बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं अपने आसपास जो प्लांट्स हैं जहां पर इंसेक्ट नहीं होंगे। मतलब कह सकते हैं एक फैक्टर ये हो सकता है कि जहां पर अगर इंसेक्ट नहीं है तो पर परागण वायु के द्वारा ही हो जाएगा। तो यहां पर उदाहरण की बात की गई है, जैसे मक्का है और इसके पास क्या है, फिर घासें हैं। ठीक है, मक्का मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, जियामेज इसका साइंटिफिक नेम होता है। आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, बॉटनिकल नेम होता है इसका जियामेज। फिर इसके बाद घासें हैं, कई तरह की घासें होती हैं। घास कुल एक अलग से पूरी फैमिली है जहां पर बहुत अलग अलग तरह की ग्रासेस होती हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं वायु परागण को कैसे इंडिकेट किया गया है। अलग अलग इमेजेस है जहां पर प्लांट्स से बहुत सारे परागकण इकट्ठे रिलीज हो रहे हैं, इकट्ठे विमोचित हो रहे हैं वातावरण में। तो ये किसके प्रभाव में हो रहा है? ये वायु के प्रभाव में। यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत तेज बहाव जब वायु का होगा और परागकण विकसित हो चुके होंगे पराग कोश के अंदर, तो पराग कोश परिपक्व होने के बाद फट जाएगा और पूरे के पूरे परागकण हवा में फैल जाएंगे। इसी तरह से आप दूसरी इमेज देख रहे हैं, सेम चीज इंडिकेट की गई है। तो हवा के प्रभाव से सारे के सारे परागकण हवा में रिलीज हो जाते हैं और कहां पहुंचते हैं, फिर दूसरे पौधे तक की यात्रा पर निकल जाते हैं। अब इनमें से कुछ पहुंचेंगे, कुछ नहीं पहुंचेंगे, तो इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। अब यहां पर वायु परागण
जिन प्लांट्स में होना है उनको अपने आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, कुछ अनुकूलन करने पड़ेंगे जो उनको सहायता कर सकें ताकि वो सफल परागण कर सकें, सफल वायु परागण कर सकें। तो वो चीजें क्या है? वो चीजें हैं सबसे पहला अधिक संख्या में परागण निर्माण, क्योंकि एक पौधे से आपको दूसरे पौधे तक की यात्रा तय करनी है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आपको परागकण लेके जाना है। तो बहुत सारे परागकण ऐसे होंगे जो हवा में ही खराब हो जाएंगे या कहीं जमीन पर गिर जाएंगे, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अब वो किसी को निषेचित नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी सही जगह पे पहुंचे ही नहीं। और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे परागकण खराब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हवा एक करंट में लेके जा रही है, एक प्रवाह में लेके जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी डेस्टिनेशन पर वो पहुंचेंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसी पौधे पर पहुंचेंगे, हो सकता है वो किसी दूसरे पौधे पर पहुंच जाए। अब ऐसी कोई बंदिश तो है नहीं कि हमने जो रोज के या गुलाब के परागकण निर्मित हुए हैं या जो वातावरण में रिलीज हुए हैं तो वो जाके सिर्फ गुलाब पर ही गिरेंगे। हो सकता है वो चाइना रोज पर गिर जाए, हो सकता है कि वो सनफ्लावर पर गिर जाए, तो इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। तो प्लांट के पास ये अनुकूलन होना चाहिए कि बहुत ज्यादा से ज्यादा परागकण वो निर्मित कर सके, ताकि अगर उसमें से 40-50% या 60% भी परागकण खराब होते हैं तो बाकी के परागकण आगे पहुंचकर निषेचन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकें। फिर इसके बाद परागकण हल्के, छोटे और ना चिपकने वाले। आप एक ऐसा परागकण इमेजिन करिए कि जो बहुत बड़ा हो, जो बॉल जैसा हो, उसको हवा कैसे बहा के लेके जाएगी। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या कही गई है कि परागकण छोटे होने चाहिए ताकि हवा चले और वो उड़ता जाए। जैसे रेत आप देखते हैं, हवा चलती है या धूल देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लो के साथ उड़ते हुए जाती है। कोई पत्थर तो आप नहीं देखते कि पत्थर उड़ता हुआ जाए। तो इसी तरह से परागकण छोटे होंगे और हल्के होंगे, वो भारी नहीं होंगे, तो हवा उनको ईजिली कैरी कर सकती है। और ना चिपकने वाले, ना चिपकने वाले इसलिए कि अगर ये स्टिकी हुए, इनके ऊपर कोई चिपचिपा पदार्थ अगर हुआ तो ये कहीं पर जाकर चिपक जाएंगे, किसी भी सरफेस पर जाकर चिपक जाएंगे। मान लो उड़ते हुए किसी भी प्लांट पर बैठ गए तो वहीं जाकर चिपक जाएंगे। लेकिन अगर वो ना चिपकने वाले हुए तो हवा फिर से एक बहाव लेके जाएगी और वो आगे उड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद पुंकेसर अनावृत होते हैं या स्टेमिन एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों होते हैं? अब कि जैसे मान लो ये है स्टेमिन, ठीक है, स्टेमिन में ऊपर की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? एंथर कहलाती है। तो ये पुष्प में बहुत ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं या बिल्कुल इजीली जिनको एयर कांटेक्ट में अपने ले सकती है। जो पंखुड़ियां वगैरह होंगी वो नीचे की तरफ होंगी, बहुत नीचे की तरफ, ठीक है, ताकि ये इजीली ऊपर की तरफ रह सके और अपने परागकणों को हवा में रिलीज कर सके। मान लो ऐसा हुआ कि जो परागकण है, ये मतलब पुंकेसर है, ये पूरा दबा हुआ है काय के थ्रू, ये पंखुड़ियों के आसपास पूरा घेरा हुआ है, तो अब परागकण निकल के कहाँ जाएंगे? वो वहीं के वहीं गिर जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि एक्सपोज्ड हो और वो खुला हुआ हो थोड़ा। ऐसा नहीं कि पराग जो ये एंथर है या जो परागकोश है वो बंद प्रकृति का हो। अगर वो बंद हुआ तो पूरे के पूरे परागकण सही तरह से नहीं रिलीज हो पाएंगे, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। फिर इसके बाद वर्तिकाग्र बड़े होने चाहिए व पंखवत होने चाहिए। तो वर्तिकाग्र बड़े होने का क्या मतलब है? वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, जहां पर आकर पोलन ग्रेन्स गिरेंगे। ठीक है, हमने मान लिया पोलन ग्रेन्स यहां पर गिरेंगे। लेकिन अगर वो वर्तिकाग्र बहुत ही छोटा हुआ तो वहां पर कितने परागकण आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ज्यादा। तो अगर ये सरफेस बड़ी हुई तो यहां पर बहुत सारे परागकण आकर बैठ सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद पंखवत मतलब फैदरी, जैसे हमने बनाया ना कि ये दोनों तरफ आपको पंख दिख रहे हैं, तो इस तरह की पंख जैसी संरचनाएं होंगी ताकि ये हवा में ऐसे लहरा सके। ये हवा में पूरे ऐसे लहराएगी और जहां भी परागकण होगा उनको अपने तक खींच लेगी। तो इस तरह की अनुकूलन है कि वर्तिकाग्र बड़ी होगी मतलब पुष्प से ऊपर की तरफ निकली होगी ताकि जो भी परागकण आएंगे उनको खींच लेगी। पंखवत फैल के अपने आसपास पूरे परागकणों को खींचने की कोशिश करेगी। पुंकेसर भी अनावृत होंगे, परागकण हल्के, छोटे और ना चिपकने वाले होंगे और अधिक संख्या में परागण निर्मित होंगे। तो ये है पूरी बात कि परागण, जब हम वायु परागण की बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है जल परागण।
वायु परागण तो हो गया, ठीक है, देख ली क्या दिक्कत थी वहां पे और कैसे वो समाधान करते हैं। अगर हम बात करें जल परागण की, तो जब जल द्वारा परागण होता है तो इसे जल परागण या हाइड्रोफिली कहते हैं। उदाहरण है इसके बेलिस्नेरिया और हाइड्रेला। आप लोग जानते होंगे कि जो बेलिस्नेरिया है और जो हाइड्रेला है ये एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं, मतलब जलीय पादप कहलाते हैं और जल में पूरी तरह से निमग्न होते हैं। निमग्न मतलब कि पूरी तरह से मग्न है पानी में, पानी के अंदर ही है, पानी के बाहर आपको ज्यादा ये नहीं दिखाई देंगे। तो इनमें कैसे होगा परागण? बेलिस्नेरिया के थ्रू होगा, मतलब जल परागण के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहां पर भी जैसे आप देख रहे हैं, ये है एक हाइड्रेला की इमेज। ऊपर की तरफ पूरी वाटर सरफेस है, जल की सतह पूरी फैली हुई है और अंदर की तरफ आप क्या देख रहे हैं कि एक जगह एक प्लांट उगा हुआ है। मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए और दूसरी जगह एक और पौधा है जिसको हमने नाम दे दिया बी। प्रजातियां एक ही हैं। मान लो ये बेलिस्नेरिया की बात है, तो ये नर है और ये क्या है, ये मादा पादप है, ठीक है, या पौधा है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर गैमीट निर्मित होंगे। मेल में गैमीट निर्मित होते हैं, मतलब नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। अब लेकिन इनको मिलाया कैसे जाए, क्योंकि यहां पर ना वायु है साधन और जल के अंदर कौन सा जीव मतलब इतनी इजीली कर सकता है, लेकिन ऐसा होता भी है वो, लेकिन एक अलग केस है। तो यहां पर जल के अंदर जो नर युग्मक है वो बनकर रिलीज हो गए और कहां गए, जल की सरफेस पर गए हैं, ठीक है। एक चीज आप जो यहां पर देख रहे हैं वो ये है कि इनकी जो शाखाएं हैं या इनकी जो संरचनाएं हैं, पुष्प की संरचनाएं हैं, ये कहां तक जाती हैं, ये ऊपर की तरफ तक जाती हैं पौधे की संरचना। ऐसे ही फीमेल में ये जो पौधे की संरचना ऊपर तक, मतलब जल का जो सतह है वहां तक पहुंच जाती हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब उनको प्रजनन करना होता है, जब उनको निषेचन करना होता है। तो यहां पर मादा जो नर युग्मक है ये रिलीज हो गए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कई सारे तैरते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। कैसे तैर रहे हैं? क्योंकि पानी फ्लोट कर रहा है, पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हवा के कारण पानी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इनको अपनी अब कोई ऊर्जा नहीं लगानी है। जैसे पानी में कोई भी चीज डाल दो ना तो वो अपने आप तैरती चली जाती है जल के प्रभाव में। तो यहां पर इनको कोई भी ऊर्जा अपनी खर्च नहीं करनी है और ये बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। अब लेकिन यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है फीमेल में, विशिष्ट संरचना पाई जाती है जो मादा पुष्प की संरचना है वहां पर। वो ये कि अब उनको ये नर युग्मक अपनी तरफ खींचने हैं। उसके लिए इनके पास एक विशिष्ट कप लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं फीमेल में। तो ये ऊपर की तरफ खुल के एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ निकलेंगे और खुल जाएंगे। ये जैसे ही बहते हुए जल के प्रवाह में जाएंगे और जाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और जैसे ही बहुत सारे परागकण इकट्ठे हो जाते हैं जिसके अंदर युग्मक निर्माण होगा, परागकण ये सारे ये पहुंच जाएंगे और इसको नीचे खींच लिया जाएगा। जितने भी यहां पर आपको मादा पुष्प दिख रहे हैं इन सब के अंदर ये जाके फिट हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि हर एक के पास, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो प्रायिकता है कि कितने परागकण अंदर पहुंच पा रहे हैं। तो यहां पर ये अंदर की तरफ पहुंच जाएंगे और जैसे ही ये पहुंच जाएंगे तो ये नीचे की तरफ फिर झुकने लगते हैं। तो यहां पर भी अनुकूलन होना चाहिए ताकि सही तरह से परागण हो सके। तो जलीय पौधों में कौन सा अनुकूलन होता है ऐसा? सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो परागकण लंबे और फीते जैसे होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, ठीक है। तो परागकण लंबे होंगे तो इजीली एक तो ये बह सकेंगे वाटर में जल में बह सकेंगे ये, और फीते जैसी संरचना जो रिबन बनाएगा तो उसको जल में तैरने में या फ्लोटिंग में प्रवाह में सहायक होगा। अगर ये दोनों संरचनाएं नहीं होंगी, मान लो कोई चीज बहुत पत्थर जैसी ऐसी गोल चीज है तो वो वाटर में तैरना उसके लिए थोड़ा कठिन होगा। अगर लेकिन इसकी संरचना अलग हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि जो नाव है उसको गोल क्यों नहीं बनाते, फिर हम उसको कैसा बनाते हैं, आगे की तरफ काट के, ताकि वो जल में इजीली चल सके। तो इसी तरह इनमें भी प्राकृतिक रूप से ऐसी संरचना पाई जाती है जो जल में इनको तैरने में सहायक करती है। फिर इसके बाद परागकण म्यूसिलेज आवरण से ढके हुए। म्यूसिलेज आवरण क्या होता है? म्यूसिलेज आवरण का मतलब होता है कि कोई चिपचिपा पदार्थ है जो उस परागकण के चारों तरफ है। अब जरूरत क्या है इसकी?
मुख्य जरूरत यह है कि अगर ये म्यूसिलेज आवरण से नहीं ढका हुआ होगा तो परागकण एक समय के बाद जल के अंदर सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका कोई मकसद नहीं बचेगा और उससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई भी चीज जल को अवशोषित करती है और जब जल बहुत ज्यादा अवशोषित हो जाता है तो वह खराब हो जाती है। तो जल के अवशोषण को बचाने के लिए परागकण के ऊपर म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज और ये भी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जलीय जीव जो है इसका भक्षण नहीं कर पाएगा। अगर इसके ऊपर ये सरफेस नहीं होगी तो कोई भी इसको इजीली खा सकता है। तो दो चीजें हैं कि पहली बात तो ये खराब नहीं होगा और जलीय जीवों के भक्षण से बच जाएगा। फिर इसके बाद मादा पुष्पवृंत लंबा और कुंडलित। तो मादा पुष्पवृंत जैसे यहाँ पे देख ही रहे हैं कि लंबा है, नीचे से निकलेगा एक लंबा सा स्टॉक, जिसे हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ जाके ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसलिए बनाएगा क्योंकि परागकण आकर उसके अंदर फंस सकें, ट्रैप हो सकें और वो उसको फिर नीचे खींच लेगा। ठीक है, तो ये है अनुकूलन जल परागण के उदाहरण है बेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। लेकिन यहां पर आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये कि हर एक जलीय पौधे या हर एक जलीय पुष्प में जल परागण नहीं होता है। ऐसे पुष्प या ऐसे पौधे जो जल की सरफेस के ऊपर होते हैं, कई पौधे ऐसे होते हैं कि जिनका जो जड़ और तना से है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन शाखाएं ऊपर की तरफ और आके फैल जाती हैं और वहां पर पत्तियां आती हैं और फूल भी जल के बाहर आते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे, आपने बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स देखे होंगे जहां पर कमल के फूल खिले हुए हैं, जहां पर नीलम, वो मतलब वाटर लिली जिसे हम कहते हैं, उसके फूल आपने देखे होंगे। आपने जो जल कुंभी है, आइकोनिया जिसे हम कहते हैं, ये सभी आपने फूल अपने आसपास देखे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसे वाटर लिली का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बाहर की तरफ पुष्प आ गए हैं। तो बाहर की तरफ आ गए जब ये तो पानी से ऊपर है ना, हम तो बात कर रहे थे कि पानी के अंदर जब कंडीशन निर्मित हो तो तब जल परागण होगा। तो ऐसे पौधे जो जल में तो हैं लेकिन उनके पुष्प कहाँ खिलते हैं, जल के बाहर की तरफ, तो वहां पर जल परागण नहीं होता है। वहां पर मोस्टली या तो वायु परागण होगा या वहां पर कीट परागण होता है। ठीक है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऐसी संरचना नहीं है कि फैल के वो ले जा सके। मान लो यहां से परागकण निर्मित होकर रिलीज भी हो गए वाटर में, तो वो पानी में तैरेंगे, लेकिन जो मादा पुष्प है वो भी तो ऊपर की तरफ है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे परागकण? तो यहां पर ये उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे पौधे जो जल की सरफेस के ऊपर होते हैं, जल सतह के ऊपर विकसित होते हैं, वहां पर जल परागण नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पर परागण का टाइप है या जिसमें जैविक कारक संलग्न होते हैं। हम बात कर रहे हैं कीट परागण के बारे में, जिसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोज मतलब होता है इंसेक्ट। तो यहां पर जो परागण किया जाएगा वो किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा होता है। आपको एक चीज अगर बताएं तो दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, मतलब जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं, उन सभी का लगभग 80% परागण कीटों के द्वारा किया जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, यहां पर मुख्य साधन क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो परागण में हिस्सा लेंगे? तो जो मुख्य है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है मधुमक्खियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हनी बीज। फिर इसके बाद जो मक्खियां जो नॉर्मल बीज होती हैं वो, और इसके बाद भौरे जो होते हैं, तितली, बटरफ्लाई, पतंगे, मॉथ, ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पर। वेस्प है, एंट है, और सारी चीजें जितने भी कीट मतलब पुष्प के आसपास घूमते रहते हैं, चाहे वो छोटा जीव हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कीट परागण के लिए अब भाई वो एक जीवित जीव है, मतलब एक जीव है वो सीधा सा। आप उसको कैसे बुलाओगे या क्या ऐसी चीज रहेगी पुष्प के पास कि कीट आकर परागण कर जाए? मतलब एक जगह से परागकण उठाकर दूसरे पौधे पर रख दे जाकर। तो इसके लिए पुष्प में विशिष्ट अनुकूलन होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है। तो यहां पर जो परागकण है वो बहुत अलग अलग तरह के अनुकूलन दर्शाते हैं। जैसे कि सीधी सी बात है पहले कि आपको
अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा कीट को अपनी तरफ, ताकि वो आपके पुष्प पर आकर बैठे और परागकण लेके जाए। तो इसके लिए पुष्प की जो बाह्य संरचना है यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जितना अच्छा पुष्प दिखेगा उतना ज्यादा परागण का यहाँ पर अवसर होगा, उतना ज्यादा तरीके से सफल तरीके से परागण हो पाएगा। तो इसके लिए आपने देखे होंगे कि बहुत अलग अलग तरह के एक से एक अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं बहुत ज्यादा पंखुड़ियां होती हैं, उन पंखुड़ियों का कलर बिल्कुल चटक होता है, डार्क ओपन कलर होते हैं उनके, जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो उसकी वजह से कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि पुष्प बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारी उनमें पंखुड़ियां हैं और उनमें बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, महक होती है उन पुष्पों में। तो वो भी एक फैक्टर है, एक कारक है जो कि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसके बाद ठीक है, ये तो लुक वाइज है कि बाहर से ये दिख रहा है। कीटों को मुख्य फायदा क्या है? कीटों को जो मुख्य फायदा है वो उनके खाद्य से रिलेटेड है, मतलब उनके खाने से रिलेटेड, उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। कैसे? पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं उनके पास एक विशिष्ट पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं या नेक्टर कहते हैं। यहाँ जो आप पंखुड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं कीट, अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से उनको क्या मिलता है? मकरंद मिलता है, नेक्टर मिलता है, जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को, खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। और यहां से फिर वो परागकण उनके साथ चले जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो परागकण आएंगे कैसे उनके पास? उनकी मतलब या तो वो उसके साथ मुंह में चले जाएंगे, साथ में हो सकता है उसकी शरीर पर कहीं चिपक जाए। तो इसके लिए उन परागकणों में भी एक और अनुकूलन होना चाहिए कि वो चिपक सके। जो परागकण की सबसे बाहरी जो हमने कवरिंग की बात की थी ना, जो एक्जाइन, वो इस तरह की हो, वो फर जैसे स्ट्रक्चर हो उसमें, तो वो इजीली चिपक सके किसी भी इंसेक्ट में। मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल चिकनी तो वो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद दलपत्र बड़े होते हैं, आकर्षक सुगंधित चटक रंग के पुंकेसर पुष्प के अंदर स्थित होते हैं ताकि ये इजीली आ सकें वहां पर। फिर मकरंद और खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं किसके लिए? कीट के लिए। ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए उनका मेहनताना है। आप इसको वनेंजा कह सकते हैं, बोनस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे से। फिर इसके बाद ये चीज तो ठीक है कि आपने इतनी लालच उनको दे दी, लेकिन कुछ पुष्प एक और महत्वपूर्ण चीज उनको देते हैं। वो क्या है? वो होती है ना कि मतलब काम के बदले काम, कि आप हमारे लिए परागकण एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ और इसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। क्या देंगे? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ जो पुष्प होते हैं वो कीटों को अंडे देने की जगह देते हैं कि आप हमारे पुष्प में अंडे दो और हम उसको बड़ा होने तक उसको सहेज कर रखेंगे और वहां से नए जीव निर्मित होंगे, लेकिन बदले में आपको परागकण एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे यक्का है, अंजीर है और इसके बाद एमोर्फोफिलस है। तो ये यहाँ पर कीट आके अपने अंडे देते हैं और जैसे ही अंडे देने की प्रोसेस करते हैं तो उनकी बॉडी में परागकण चिपक जाते हैं, उनके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं, या तो मकरंद लेते समय उनके पास पहुंच जाते हैं परागकण और वो वहां से रैंडमली उड़ते हुए जाएंगे उसी पुष्प के दूसरे भाग की तरफ। मतलब ये ऐसा है नहीं कि वो उसे पता चलेगा कि भाई कहाँ जाना है, ये एक रैंडम प्रोसेस होती है या ये सदियों से सालों से चली हुई प्रैक्टिस है। तो ये हैबिचुअल हो चुकी है उस इंसेक्ट्स में, ठीक है। कई सारे ऐसे पौधे हैं जहां पर उनको एग लेइंग या अंडे देने की जगह पुष्प के अंदर मिल जाती है। इसकी अलावा जो अन्य उदाहरणों की बात करें जहां कीट परागण होता है वो है अकेशिया या साल्विया जैसे। तो बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जहां पर आप कीट परागण देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मधुमक्खियां दो पुष्पों पर बैठी हुई हैं और वहां से परागकण को अपने साथ ले जाने के लिए दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह कीट परागण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण में, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारी चीजों की जरूरत होती है ताकि कीट और पुष्प के बीच में अंतर क्रिया बनी रहे, दोनों को फायदा हो या किसी एक को फायदा हो लेकिन नुकसान ना हो, ठीक है। यहां पर आप क्या कह सकते हैं, एक यहीं पर वो चीज बता दी जाए, सिम्बायोसिस जिसे हम कहते हैं,
सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि जहां पर दो जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं, सहजीवी पारस्परिक क्रिया जो कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कीट से पुष्प को फायदा हो रहा है और पुष्प से कीट को फायदा हो रहा है, तो इस तरह का जो हेल्दी या जो फायदे वाला संबंध है वो क्या कहलाता है, सहजीविता कहलाता है या सिम्बायोसिस। अब क्या है कि कुछ जो कीट हैं वो इतने आदी हो चुके हैं या उनको आदत हो चुकी है उस चीज की कि वो एक पर्टिकुलर पौधे पर या पुष्प के अंदर ही अपने अंडे देते हैं। तो अगर वो पुष्प उतनी टेरिटरी में नहीं होगा तो वहां पर वो कीट अपनी प्रजाति विकसित नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या कि अगर इन दोनों के बीच में ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी संबंध स्थापित हो चुका है जहां से दोनों को फायदा हो रहा है और दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं, तो कहीं भी अगर एक चीज नहीं होगी तो दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मान लो कीट नहीं है तो पुष्प परागित नहीं होगा, और अगर पुष्प नहीं है तो कीट अपने अंडे नहीं दे पाएगा। तो एक उस जगह में इन दोनों का अस्तित्व खत्म हो सकता है अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले टाइप के बारे में जो कि है पक्षी परागण। पक्षी परागण में सबसे पहली बात जो हम कहना चाहेंगे वो ये कि सारे के सारे जो भी हम देख रहे हैं पुष्प है उनमें से बहुत सारे एक परसेंटेज है या बहुत सारा जो भाग है पुष्पों का, उनमें पक्षियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है उनको परागित करने में। आप अपने आसपास देखते होंगे कि कई सारे छोटे बड़े पक्षी आकर पौधों पर बैठ जाते हैं, पुष्पों से नेक्टर लेके जाते हैं या पुष्पों से परागण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो मेन जो आप यहाँ पर पक्षी देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे सुंदर से अट्रैक्टिव पक्षी हैं, यहाँ पर साथ में ही फूल है, सनबर्ड है जैसे या हमिंग बर्ड है। तो ये सब क्या करते हैं, परागण करने का काम करते हैं अपने द्वारा। हो सकता है कि ये उन परागकणों को खा जाए और बीट के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, हो सकता है ये डायरेक्टली ले जाए और परागकण स्थानांतरित करें। उदाहरण अगर देखें तो इरिथ्रेना है, बॉटल ब्रश है, बिग्नोनिया, बॉम्बैक्स, ये कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर पक्षियों के द्वारा परागण किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम अगली अपने टॉपिक की तरफ मुड़े तो यहां पर आता है एक चमगादड़ परागण जिसे हम कहते हैं। चमगादड़ परागण का मतलब थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो पर परागण में एक अपना रोल प्ले करता है, अपनी भूमिका निभाता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जहां पर चमगादड़ के द्वारा परागण किया जाता है। एक चीज जो आपको मतलब ध्यान रख सकते हैं आप कि रात के समय ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं ये चमगादड़। ठीक है, दिन में आप देखोगे कि ये पेड़ों पर लटके रहते हैं और रात के समय ये सक्रिय होते हैं। तो जो ये पुष्प है जहाँ पर भी ये परागण करेगा, ये परागण तब होगा जब ये पुष्प रात में खिलेंगे, क्योंकि ये जो जीव है ये रात के समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर किगेलिया लिखा हुआ है या कदम्ब जिसको आपने अपने आसपास देखा होगा। तो ये दोनों पौधे हैं जहां पर चमगादड़ के द्वारा परागण किया जाता है। ठीक है, ये आप ऊपर की तरफ जो इमेज है यहाँ पर देख सकते हैं, एक रात्रिचर प्राणी है चमगादड़। फिर इसके बाद घोंघा परागण, मेलेंकोफिली जिसे कहा जाता है। तो घोंघा कहाँ रहता है, ऐसी सतह जो नमी वाली होती हैं या जहां पर जल होता है वहां पर ये जीव निवास करता है। तो ऐसी सारे या पौधे जहां पर जो ऐसी परिस्थितियों में होंगे, समुद्री कई तरह के ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर ये परागण होता है, और कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं जो नम सरफेस पर पाई जाती हैं या नम सतहों पर पाई जाती हैं, वहां भी इनके द्वारा परागण किया जाता है। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि जहाँ पर एक स्नेल बहुत सारे फूलों के बीच में घूम रहा है और यहाँ से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से परागण लेगा और दूसरी जगह जाकर स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि पर परागण के प्रकार तो ठीक है जो भी है,
इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फायदों की कि इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं। अधिक आनुवांशिक विभिन्नताएं, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि दो अलग अलग पौधे हैं, यहां पर ए है और बी है, तो दोनों के बीच में मतलब नर और मादा युग्मकों का स्थानांतरण होगा। दोनों के पास अलग अलग लक्षण है, प्रजाति भले ही एक हो लेकिन प्रजाति के अंदर भी किस्में बहुत सारी हो सकती हैं, तो दोनों के लक्षण अलग अलग हैं और दोनों के जो लक्षण हैं वो आपस में स्थानांतरित होंगे और उनके बीच में निषेचन होगा, संलयन होगा उन लक्षणों का और नए कैरेक्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको और नई किस्में मिल सकती हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था जो अभी ना तो इस पौधे में था ना इसमें था, या कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, मान लो इसके पास ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा फल देता है, ये जो प्रजाति है ये आगे चल के बहुत ज्यादा बीज बनाती है और बहुत सारे फल देती है, और ये एक मतलब उसी प्रजाति की दूसरी किस्म है जहां पर ऐसे जीन है जिसकी वजह से ज्यादा डिसीजेज ये कंट्रोल कर सकता है, जो बैक्टीरियल है या वायरल डिसीजेज हैं या फंगल डिसीजेज हैं, ऐसी मतलब जीवाणु से होने वाली या विषाणु से होने वाली या कवकों से होने वाली बीमारियों को ये नियंत्रित कर सकता है। अगर ये दोनों मिल गए तो एक ऐसा पौधा बनेगा जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रभाव उत्पादकता, जितनी भी उत्पादकता है वो बहुत ज्यादा होगी। ये मतलब बहुत ज्यादा फल फूल और बीज निर्मित करेगा, और साथ ही वो ऐसे होंगे जिनमें किसी भी तरह की बीमारी के चांसेस कम से कम होंगे, या कोई पर्टिकुलर कोई जो विशिष्ट बीमारी है वो उसमें नहीं होगी। तो इस तरह से नए कैरेक्टर या तो उत्पन्न हो जाते हैं या ज्यादा कैरेक्टर, आपको ज्यादा लक्षण मिल जाते हैं जो फायदेमंद होंगे। फिर इसके बाद बीजों के आकार, जो बीजों का आकार होता है इस तरह के परागण में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अलग अलग जो जीन पूल है उनमें कैरेक्टर मिक्सअप हो जाते हैं और वहां से आपको एक क्वालिटी मिलती है, जो सीड प्रोड्यूस होगा, जो भी बीज निर्मित होगा उसमें आपको गुणवत्ता देखने मिलेगी। फिर इसके बाद पौधे के ओज में वृद्धि, वही चीज, क्योंकि जो जीन पूल है उस जीन पूल में अलग अलग तरह के जीन मौजूद हैं और वो अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से आने वाला जो प्लांट है उसका विगर, मतलब जो ओज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो अच्छे तरह से कार्य कर सकता है। फिर इसके बाद जैव विकास में सहायक, जहां भी विभिन्नताओं की बात आती है, जहां भी जीन पूल में अंतर की बात आती है, वो आगे जाके नए तरह के लक्षण बनाता है और वो आगे चलकर एक नए जीव के निर्माण में बहुत समय पश्चात, मतलब एक ऐसा समय आएगा कि जब लक्षण धीरे धीरे बहुत ज्यादा अलग होते जाएंगे। यहां पर नए कैरेक्टर डेवलप हुए, ये आगे चल के नया कोई पौधा बनाएगा तो उसमें थोड़े और लक्षण अलग होंगे, वो आगे प्रोड्यूस करेगा तो थोड़े और होंगे। तो इस तरह से ये लक्षण अलग होते जाएंगे और एक समय आएगा कि ये अपनी प्रजाति से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो उस समय पर क्या होगा, जैव विकास होगा, एक नई प्रजाति विकसित होगी जो कि जैव विकास के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। फिर इसके बाद अंतरजातीय संकरण में सहायक, मान लो अगर परपरागण ना हो तो क्या होगा, अगर परपरागण नहीं होगा तो दो अलग अलग तरह की जो हम बात कर रहे हैं ना जातियों के बारे में, उनके बीच में हम संकरण नहीं करा पाएंगे। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसकी वजह से मॉडर्न डे में, आज के दिन में कई सारी ऐसी फसलें हैं जो उगाई जा रही हैं अलग अलग लक्षणों को मिलाकर, ताकि हमें एक नया जीव मिल सके, एक नया पौधा मिल सके जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब हमें जरूरी नहीं कि जो हमें लक्षण चाहिए वो सिर्फ एक ही पौधे में मिलेंगे, हो सकता कुछ लक्षण यहाँ पर है कुछ यहाँ पर है, तो हमें उन सब फायदेमंद या जो फायदा देने वाले लक्षण है उन सभी को एक जगह लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपरागण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो अंतरजातीय संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। इंटरब्रीडिंग जिसे कहा जाता है, इनब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन भी जिसको कहा जाता है, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। फिर इसके बाद दोष भी है, लेकिन इस चीज के कैसे दोष है, सबसे बड़ा तो दोष भाई ये है कि ये बाह्य साधनों पर निर्भर है। कभी अगर परिस्थितियां इसके फेवर में ना हुई तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन नहीं होगा और आगे नई जो जनरेशन है, जो संतति है,
उसके विकसित होने में समय लग सकता है। जैसे अभी हमने बात की कि मान लो अगर कहीं पर किसी कीट के बीच में या किसी पक्षी और पुष्प के बीच में सहजीवी संबंध स्थापित हो गया कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों को अपना काम करने के लिए दूसरे की जरूरत है ही, तो अगर मान लो कोई वो कीट किसी वातावरण में नहीं है या किसी भी कारक की वजह से वो कम हो चुका है, तो पर परागण वहां पर नहीं हो पाएगा, नए पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे। और बाह्य साधन जैसे कि हम एयर की बात करें, वायु की बात करें, कभी बहुत ज़्यादा बहाव, बहुत ही तेज हवाएं चल रहे हैं, तो परागकण उड़ के कहाँ चले जाएंगे, पूरे जमीन की सतह पर फैल जाएंगे और वो सफलतापूर्वक निषेचन नहीं कर पाएंगे। कभी जल, मतलब जैसे किसी पौंड की हम बात कर रहे हैं, तालाब की बात कर रहे हैं, बारिश आई, बहुत ज्यादा पानी भर गया तो जल का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा और सारे परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाएगा वो। तो इस तरह इसकी निर्भरता बहुत है दूसरे साधनों पर, और वो कहा ही जाता है कि मतलब जो चीज डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब कोई भी चीज जो दूसरे पर डिपेंडेंट है उसको कभी ऐसा सुख नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कभी ना कभी उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर उसके पास खुद का सिस्टम नहीं है, सिस्टम इन द सेंस कि वो एजेंट उसके पास खुद के नहीं है, एक पौधे से दूसरी की तरफ जाना है तो कोई ना कोई एजेंसी आपको बीच में चाहिए पड़ेगी। फिर इसके बाद अधिक मात्रा में परागण आवश्यक, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि हवा ले जा रही है, उसे क्या पता कि कौन से पौधे पर ले जाना है, कोई कीट ले जा रहा है, उसके दिमाग पर तो लिखा नहीं है कि भाई तुम्हें यहां लेके जाना है या उसके पास कोई मैसेज है। तो ये कहीं से कहीं तक भी आर्बिट्ररी, बिना किसी मतलब फिक्स पैटर्न के कहीं भी पहुंच सकते हैं ये परागकण। हम कह रहे हैं कि प्लांट ए पर ले जाना है, वो प्लांट बी पर पहुंच गए, प्लांट सी पर पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए, जमीन पर गिर गए। तो अधिक मात्रा में परागण इसलिए आवश्यक होंगे कि जरूरी नहीं कि कहां के कहां पहुंच जाए, तो इसलिए कुछ तो ऐसे हों भाई कि सही जगह पहुंच जाए, और उनके लिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे परागकण निर्मित करने होंगे। फिर इसके बाद परागण की सुनिश्चितता नहीं, वही एक चीज मान लो अगर 100% परागकण नहीं पहुंचे पुष्प पर या किसी दूसरे पौधे पर, क्योंकि एक पौधा यहां है और एक पौधा है यहां से 500 मीटर दूर और नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि परागण की सुनिश्चितता अगर नहीं होगी तो आगे निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा तो जीव निर्मित नहीं हो पाएंगे। फिर इसके बाद संतति की शुद्धता नहीं रहती, मतलब इम्प्योरिटी आ जाती है। जब भी आप बात करोगे कि वेरिएशन आ गई, विभिन्नता आ गई है, तो वहीं पर प्योरिटी खत्म हो जाती है, वहीं पर शुद्धता खत्म हो जाती है। मतलब शुद्धता का क्या मतलब है कि जो आपके पास लक्षण थे आप वही लक्षण लेकर आगे की जनरेशन में चलते जा रहे हैं। तो कभी कभी वेरिएशन की वजह से ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई हानिकारक लक्षण आ जाए, हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपके पास फायदेमंद कैरेक्टर ही छन कर आएंगे। उन फायदेमंद लक्षणों के साथ कभी कभी हो सकता है कि ऐसे लक्षण भी आ जाए जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर संतति की शुद्धता खत्म हो जाएगी, जो कि कभी कभी परेशानियों का सबब बन सकती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें वही प्रजनन युक्तियों के बारे में, कि हम चाहते हैं कि प्लांट में सिर्फ या पौधे में पर परागण ही हो, हम नहीं चाहते कि उसमें स्वपरागण हो, क्योंकि हमें पता है पर परागण में कई तरह की वेरिएशन आ जाएंगी और अच्छे कैरेक्टर मिल सकते हैं हमारे लिए। तो हम क्या चाहेंगे कि पर परागण हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, नेचर ने खुद से मतलब चीजें इनबिल्ट की हुई हैं। फर्स्ट जिसमें से है भिन्न कालिक पक्वता। इसका मतलब ये है कि मान लो ऐसा कोई पुष्प है जो द्विलिंगी है, ठीक है। अब इस द्विलिंगी होने की वजह से इसके पास नर जनन अंग भी होंगे और इसके पास मादा जनन अंग भी होंगे, तो इसके पास चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि एक ही पुष्प पर इसके पास दोनों भाग हैं या एक ही पौधे पर हैं। तो इससे बचने के लिए क्या हो सकता है कि उस पुष्प में नर जनन अंग एक अलग समय पर विकसित होंगे और मादा जनन अंग एक अलग समय पर विकसित होंगे। तो अगर नर जनन अंग विकसित हो चुके हैं तो परागकण उड़ के कहां पहुंच जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि उसके खुद उसी पुष्प पर या पौधे पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मादा जनन अंग है वो विकसित नहीं हुए हैं। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं, और ये कहाँ मिलता है, सूरजमुखी और कपास जैसे पौधों में मिलता है। फिर इसके बाद
विषम वर्तिकात्व या हेटेरोस्टाइली हम कहते हैं। तो वर्तिका तो हम सभी समझते हैं, ये जो बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यहां पर अगर आप देखें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप बीच में देख रहे हैं वो क्या कहलाती है? स्टाइल, जो आगे चलकर बनाती है अंडाशय, मतलब वर्तिका आगे चल के अंडाशय बनाती है, फूल जाती है नीचे की तरफ। तो यहां पर वर्तिका की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। आप एक तरह का पौधा देख रहे हैं जहां पर वर्तिका बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है, ठीक है, जो वर्तिकाग्र है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ पहुंच गया है क्योंकि वर्तिका उसकी बहुत लंबी है। और यहां पर आप देख रहे हैं परागकोश, तो परागकोश से जो परागकण निकलेंगे उनको पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होगी यहां पर। अगर मान लो ये आसपास होते तो यहां पर इजीली हो सकता था, लेकिन अब वर्तिकाग्र बहुत ऊपर पहुंच गया है, इसलिए यहां से जो परागकण निर्मित होंगे वो आसानी से अब स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसा हो, यही चीज की जो वर्तिका है वो छोटी हो जाएगी, इसकी वजह से वर्तिका नीचे आ जाएगा। और अगर ये जो पुंकेसर है या जो एंड्रोसियम है ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तो भी इनके बीच में इजीली क्या नहीं हो सकता? परागण नहीं हो पाएगा, क्योंकि परागकण उनके दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक कैरेक्टर है या एक ऐसी युक्ति है जो पौधे अपनाते हैं ताकि उनके बीच में पर परागण हो, स्वपरागण की कोई गुंजाइश ना रहे। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं कि नर भी है, मादा भी है, और ये नहीं चाहते कि यहां पर स्वपरागण हो, तो उनने क्या किया है? वर्तिका की अपनी साइज ही छोटी कर दी है, उसका आकार ही कम कर दिया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रिमरोज इसका एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, इसके उदाहरण जैसे पपीता और खजूर। तो एक लिंगता का मतलब क्या है कि पौधे ने कह रहा, वो प्लांट कह रहा भाई झंझट ही खत्म कर रहे हैं हम इन सब चीजों की, हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि अलग अलग टाइम में मैच्योर हो या जो उनकी वर्तिका है वो छोटी बड़ी हो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम एक झटके में सब खत्म कर देंगे और क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो ये क्या कह रहा है कि हम एक ऐसा पौधा बनाएंगे जिसमें सिर्फ नर भाग होंगे और हम एक ऐसा पौधा बनाएंगे जिसमें सिर्फ मादा होंगे। तो नर को चल के जाना ही पड़ेगा मादा की तरफ, बिना उसके परागण नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। एक पौधा अलग है जो नर है, एक पौधा है जो कि मादा है, ठीक है, दैट्स इट। तो इसके उदाहरण क्या है? पपीता है और खजूर है जिसमें एक लिंगता पाई जाती है। अब यहाँ पर आप पपीते का पौधा देख रहे हैं तो दो तरह के यहाँ पर हमने इमेजेस इंसर्ट की हुई हैं, तो जिसमें से एक नर है और एक मादा है। जो नर है वहां से परागकण निर्मित होंगे और वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मादा की तरफ जो कि दूसरे पौधे पर है। तो इस तरह से इनमें क्या होगा? पर परागण होगा। फिर इसके बाद स्व असंगता, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? अब अगर ऐसा है कि पौधे में दोनों पार्ट हैं, मतलब नर जनन अंग भी है, मादा जनन अंग भी है, और वो एक ही समय पर परिपक्व भी हो रहे हैं, और उनकी वर्तिकाग्र और जो पुंकेसर है उनका स्तर भी एक जैसा है। तो भाई अब तो ये दिक्कत फंस गई ना, मतलब अब कैसे बच के जाओगे स्वपरागण से? सारी परिस्थितियां उसमें वैसे ही लगती। तो यहां पर क्या होगा कि स्व असंगता, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो अपने परागकण को पहचानने से मना कर देगा। परागकण उड़ के जाएंगे वर्तिकाग्र के ऊपर, लेकिन जो वर्तिकाग्र और परागकण के बीच में अंतःक्रिया होगी वहां पर वो उसे पहचानने से मना कर देगा और उसको पराग नलिका नहीं बनाने देगा। पराग नलिका नहीं बन पाएगी तो अंदर की तरफ युग्मक चल के नहीं जा पाएंगे। तो जब पौधा चाहता है कि पर परागण हो तो अपने पौधे के परागकणों को या बिल्कुल एक जैसे जो परागकण होंगे वो उनको पराग नलिका के या पराग नलिका के निर्माण से रोक देगा या वहां पर जर्मिनेट, अंकुरित होने से रोक देगा। तो इस तरह से आपको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? पर परागण ही करना पड़ेगा। जो दूसरे पॉलन ग्रेन्स आए होंगे परागकण, उनको आप एक परमिशन दोगे, अनुमति दोगे कि हाँ आप यहाँ पर विकसित हो सकते हो। ये सारी चीजें जो होती हैं वो केमिकल इफेक्ट्स के थ्रू होती हैं। जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थ हैं, उन सभी की क्रियाओं के कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं ताकि पर परागण हो सके।